हे ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन की नई कहानी में। आज है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 387 और आज मैं उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में एंटर करने वाला हूं। तो टेक्निकली आज वेस्ट बंगाल में राइड करने का मेरा पहला दिन है। कल की रात में सोया था इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप पे, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने सुबह जल्दी उठ के अपनी राइड स्टार्ट कर दी थी क्योंकि रात करीब 3 बजे बारिश होनी शुरू हो गई और मेरी आंख खुल गई। सड़क पे ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादातर स्टॉल्स और शॉप्स बंद थी। तो मैंने एक माँ को अपने बेटे को स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाते हुए देखा। ये जो जगह है ये उड़ीसा में आती है और ये दीघा वाला जो बॉर्डर है उसके बहुत नजदीक है। और मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल देखने के लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा ही कुछ एक्साइटमेंट मुझे तब हुआ था जब मैं राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंटर कर रहा था। और उसकी वजह थी कि मैंने गुजरात मॉडल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और मैं अपनी आंखों से जाकर देखना चाहता था। दो वेस्ट बंगाल में तो इस तरह का कोई मॉडल नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना हो, लेकिन मैं वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ एक ऐसी स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ की जनता अपनी ममता दीदी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बदलना ही नहीं चाहती है। आई थिंक ये तीसरी बार है जब वो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के नरेंद्र मोदी में और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी में दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन है। बात है 2006 की, उधर नरेंद्र मोदी गुजरात में और इधर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में दोनों पावरफुल लीडर बनना चाह रहे थे। दोनों जर्नी कहीं ना कहीं शुरू ही कर रहे थे और सबको पता है कि जब टाटा ग्रुप ने वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपना टाटा नैनो का प्लांट लगाने की सोची तो ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किस तरह से उस प्रोजेक्ट का विरोध किया। और इससे और कुछ हुआ ना हो, लेकिन गुजरात का फ्यूचर जरूर बदल गया क्योंकि टाटा का जो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल ने लूज किया उसे कैच किया था गुजरात ने और उसके बाद बाकी सब तो हिस्ट्री है। एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि मैं वेस्ट बंगाल को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना मैं गुजरात को देखने के लिए एक्साइटेड था। तो जनाब, ये उड़ीसा का एरिया है, इसको ध्यान से देख लो ताकि बॉर्डर क्रॉस होने के बाद आप इसको वेस्ट बंगाल के साथ कंपेयर कर सको। तो क्या नजर आ रहा है आपको? छोटे छोटे से स्टॉल हैं, छोटे छोटे सी शॉप्स हैं जो कि बहुत बेसिक सी आइटम सेल कर रही हैं। ओल्ड मॉडल की साइकिल्स हैं। टाइम था सुबह के 6:30 बजे का और बॉर्डर के नजदीक में ही मैंने एनडीआरएफ की टीम को देखा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। उनको देख के मुझे वार्निंग सिग्नल आया कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैंने किसी एक को रोक करके पूछा और उनका जवाब था नहीं। सब ठीक है ना? एनडीआरएफ कोई वार्निंग है क्या सर? एंड देयर आंसर वाज नो। बट लेकिन सब के सब ना मॉडर्न टूल्स के साथ पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर थे। और सच में कहूँ तो मुझे खुद पे बड़ा गर्व महसूस हुआ जब उन लोगों ने कहा कि वो मेरे साथ एक फोटो क्लिक करना चाहते हैं। उसके बाद जल्दी मैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर खड़ा हुआ था। वाओ, आई डिडंट नो इट विल बी सो फास्ट। विदिन few minutes I am here. So this road is going to Udaipur beach and this is written welcome to West Bengal. So I can see written things here in Bengali. So shops look it's same, no change in the look of the shops. They all are made steel sheets, all like small stalls. So I can see Bengali written here. So this is just after crossing the border from Digha. Look and feel, no change. People, no change. Shops, no change. Even the food on the shop, which I can see, I must say, no change. So it says Kolkata is 185, Nandu Kumar is 89. I will ride here in the coastal road for few days. I will see the villages. I am not in hurry like Odisha. I have lots of expectation from West Bengal to see and explore and to know what Mamta Didi is doing, because wherever I have seen a government which is very old like Odisha, like Tamil Nadu, so long-term governments in a state of one of the politician or the leader is not good. That's my experiences. So let's find out here. जहाँ पर लिखा हुआ था वेलकम टू वेस्ट बंगाल, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अचानक सब कुछ बदल गया जैसे ही मैंने दीघा में एंटर किया। और ये बात सच है, दीघा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। आज जब मैं वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहा हूँ तो ये वेस्ट बंगाल में मानसून की बिगनिंग है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े और छोटे होटल्स हैं, लॉज हैं और वोल्वो टिकट बुकिंग सेंटर्स हैं। सड़क पे बहुत सारे टूरिस्ट नजर आते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर है वो सुबह सुबह अपनी दुकान तैयार करके खड़े हो गए हैं। ऑल होटल्स, लॉज, लॉट्स ऑफ टूरिस्ट विद अ फैमिली।
भीड़ का पीछा करता करता मैं दीघा बीच पर पहुंच जाता हूं। बाय द वे, एक बार आप सड़क को भी देख लो। सड़क के ऊपर अजीब सी तरह की ना गिट्टियां जैसी लगाई हैं, जिससे इस पे राइड करना स्मूथ तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की सड़कें यहाँ पर क्यों बनाई जाती हैं। तो जनाब, यहाँ पे 2 दीघा बीच है। अब क्योंकि दीघा बीच बहुत ही पॉपुलर है तो ज्यादातर यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली जब विंटर का कूलिंग ब्रेक आता है ना, तब ज्यादा क्राउड यहाँ आती है। व्हाई दे हैव मेड न्यू दीघा बीच? उन्होंने एक नया दीघा बीच बनाया जो कि पुराने दीघा बीच से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो नया दीघा बीच है, ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, पहले वाले से बेहतर भी है। आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, बोट राइड कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं और हॉर्स राइडिंग भी। पता नहीं इसका कोई क्लाउड्स के साथ डायरेक्ट लिंक है या नहीं है, लेकिन यहाँ का जो सैंड है और यहाँ का जो पानी है वो आज सिल्वर कलर का दिख रहा है। ये जो टूरिस्ट सैंड पे चल रहे हैं ना, आप इसकी परछाई को देखो, सिल्वर रेत के ऊपर कैसे चमक रही है। एक ही फ्रेम में आप देख सकते हो आपको कितनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। यहाँ आके मुझे लगता है कि मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। दीघा बीच के आसपास के एरिया में देखने लायक जो जगह है उसमें है मांदरमनी बीच, शंकरपुर बीच और चंदनेश्वर का शिवा टेम्पल। ये देखने के बाद मैं राइड करना शुरू कर देता हूँ ओल्ड दीघा बीच की तरफ। मैं ओल्ड दीघा बीच को भी देखना चाह रहा था। यही बीच के साइड पे एक छोटी सी मार्केट बनाई गई है। वहीं बीच पर बैठ करके लोग सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। और बीच के किनारे पे जो बाउंड्री वॉल बनाए जाते हैं ना, उस पे बैठ करके सब लोग सुबह के मौसम का मजा लेते हुए दिखे। समंदर के किनारे पर इस रास्ते पे राइड करना बहुत ही सीनिक था। मेरे राइट में समंदर था और ये जो नजारा मेरे को दिखाना, इसने मुझे हैरान कर दिया। This part of the beach is where you will find very less tourists. This is the road which they have made for those who wants to do a long walk or a ride like me. So I found it really nice to ride here, having these kind of views. कितने सारे लोग एक फिशिंग नेट को लेकर के जा रहे हैं। मैंने जब काउंट किया तो पूरे 22 लोग इसे उठा करके ले जा रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिशिंग नेट कितने बड़े हो सकते हैं। My first impression of West Bengal is really nice, especially because of the sea and the beach. Moreover, the way they have maintained it, I'm impressed. It's really good. क्योंकि मैं सुबह के 5 बजे से लगातार राइड कर रहा था और अब 7:15 का टाइम हो चुका था, तो मुझे भूख लगाई थी और मुझे ये जगह मिली। I'm having chana good in the breakfast, sitting here which is known as bird viewpoint. So people sit here on these all the benches and they have got more than 100 benches around this area. कुछ देर यहाँ पर आराम करने के बाद, खाना खाने के बाद करीब 8:30 बजे मैंने अपनी राइड फिर से शुरू की और जल्दी ही मैं पहुँच गया शंकरपुर और ताजपुर वाली सड़क के ऊपर। सड़क के किनारे पे मैंने खूबसूरत से स्टैचूज देखे और एक जहाज को देख जो कि आने वाले पैसेंजर्स का इंतजार कर रहा था। वेस्ट बंगाल में ये मेरा सुबह का पहला नाश्ता होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सड़क के किनारे एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को खड़े हुए देखा जो कि कुछ वहाँ पर खड़े होके नाश्ते में खा रहे थे। तो क्या था वो, देखिए आप भी। गुगनी मूरी, गुगनी क्या होता है? गुगनी होता है मटर की। अच्छा, मटर की सब्जी को बोलेंगे गुगनी और मूरी इसको बोलते हैं जो ये है। Okay, so once it is mixed nicely, then you can eat. Nicely flavored. Gugni, that means butter and lemon. All the tastes are mixed. In terms of taste, it's really nice. 2 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली, पिछले कई महीनों में पहली बार किसी ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना किया है और दूसरी, तो जो सड़क लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, वो बहुत खराब कंडीशन में थी और मेरी साइकिल में जब से मैंने टायर ट्यूब चेंज कराई है ना, तो पहला पंचर हुआ। You will be surprised at the timing of the puncture, you know. Exactly opposite of a cycle repair shop. That's really strange. आपको जानकर हैरानी होगी कि इन अंकल जी ने मुझसे एक पंचर लगाने के 50 रुपए चार्ज किए और इन्होंने भी ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना किया और बोले कैश पेमेंट कर दो। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और सुबह के 10 बज चुके थे। पिछले कई दिनों में आज कुछ जाके बहुत अच्छा हो रहा है और वो ये कि मैं आज समंदर के किनारे पे राइड कर पा रहा हूँ। तो समंदर का पानी मिट्टी काट करके रेजिडेंशियल एरिया में ना आए, इसके लिए इन्होंने एक पूरी वॉल बना दी है और इस वॉल के ऊपर एक छोटी सड़क बना दी है जहाँ पर लोग आ जा सकते हैं और इसके लिए तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो समंदर का पानी है ना, ये एक शीशे की तरह होता है। आसमान में जो रंग होगा उसी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। आसमान नीला, पानी नीला। आज आसमान में क्लाउडी है, बादल छाए हैं, तो आप देख सकते हो कि इसके पानी का जो रंग है वो सिल्वर कलर का हो रखा है। लगता है ना आपको भी देखने में कि सिल्वर कलर के जैसा है। इस सड़क पे राइड करना किसी सपने के हकीकत में तब्दील होने के जैसा है। पिछले जो कुछ घंटे है ना राइडिंग के,
ये एक जिक्सा पजल की तरह 1 बाय 1 ओपन हो रहे हैं। हर एक चीज ऐसी है जो मुझे सरप्राइज कर रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आंसर है? इन लोगों ने यहाँ पे ये इतने सारे छोटे छोटे से तालाब क्यों बनाए हैं? अगर इनके पास बहुत सारी जमीन है और इनको उसमें फिशिंग ही करनी है तो एक बड़ा तालाब बना दो। लार्ज लेवल पे फार्मिंग करके ज्यादा फिश फार्मिंग कर पाओगे ना। दूसरा, ये इस तरह की हट्स में यहाँ पर क्यों रहते हैं? है कोई जवाब आपके पास? मुझे तो नहीं पता। आप ये स्कूल की बिल्डिंग देखो कैसी है। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन तो काफी अच्छे हैं, लेकिन रोड की कंडीशन सच में बहुत खराब है। पिछले 1 घंटे में राइड करके मैं इतना थक चुका हूँ जितनी थकान मुझे पूरा दिन राइड करके होती है। This worst road has taken my whole energy and despite of not finding a place to stop, I stopped here is under this building which is under construction, sitting on the stairs so that I can relax some time. I'm sweating badly in my hands, no? They have got numb, they are paining a lot. Oh my god. We'll take some rest here for some time and then start the ride. कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने अपनी साइकिल पर रखे सामान को भीगने से बचाने के लिए उसे प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। पास में एक छोटा सा स्टॉल था, वहाँ जाके मैंने 2 बिस्किट के पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और वहीं बैठे बैठे इस जगह पे उसको खा लिया। अब मैं वहाँ बैठ के बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाले का प्लान कुछ अलग ही था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कहते हैं ना, जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो तो आप उसका हिस्सा बन जाओ। तो मैंने अपना मैट्रेस उठाया, वहीं जमीन पे बिछाया और सो गया। 3 बजे जाके मेरी आंख खुली। बारिश कुछ बंद हो चुकी थी। लग रहा था जैसे सब ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अपनी साइकिल उठाई, चलना शुरू किया, No, it started raining again. I should think about it. मैं वापस आ गया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी, भूख लगाई थी, तो मैंने पोहा लिया, उसमें थोड़ा पानी और चीनी डाल दी और वही बैठ करके वहाँ पर खा लिया। शाम के 5 बज चुके थे, तब जाकर के लगा कि बारिश थोड़ा रुक गई है, अब निकला जा सकता है। Looks like rain is stopped. I can see the sun in that area, but lots of clouds are there. Starting the ride now. This was the place I was all the time from 12 o'clock. और बारिश के बाद ना नेचर की खूबसूरती एकदम निखर के सामने आ रही थी। वेस्ट बंगाल के जो लोकल्स है ना, तो सड़क के किनारे पे जो पानी भर जाता है उसी में उन्होंने फिशिंग ट्रैप लगा रखे हैं ताकि फिश पकड़ी जा सके। मुझे ख्याल आया कि सड़क पे भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भी लगा ही दो 2-4 ट्रैप, कुछ ना कुछ फिश तो यहाँ भी पकड़ी जा सकेगी। अब मैं एक ऐसा एरिया क्रॉस कर रहा हूँ जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। इस जगह का नाम है मांदरमानी या मांदरमनी। क्या नजर आ रहा है मुझे? बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और एक छोटी सी सड़क। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ की इस तरह की ग्रोथ को सपोर्ट ही नहीं करता। पर ये चीज सिर्फ यहाँ इसी सिटी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। आप गुड़गांव चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ पर भी यही हाल है। हर चीज बड़ी बना रखी है, लेकिन सड़कें छोटी छोटी सी हैं। तो शाम के 5:30 बज चुके थे। अब मैं रहने की कोई जगह ढूंढ रहा था। So what is being told right now, they are saying for a single person they don't allow to stay or give a room to a single person. The rain is starting, let's see what happens. This is going to be very adventurous now. I'm really not sure what is going to happen. लेकिन यहाँ के लोगों से इस तरह का रिस्पांस मिलने के बाद मैंने कहा भाई साहब यहाँ से निकलो और जल्दी से हाईवे पर पहुँचो ताकि वहाँ कोई पेट्रोल पंप मिल जाए और आप रात को वहाँ रुक सको। तो मैंने गूगल मैप पे एक पेट्रोल पंप की लोकेशन लगाई और राइड करना शुरू कर दिया। जल्दी मैं एक गाँव को क्रॉस कर रहा था और अब मैं आपको बता सकता हूँ। तो दीघा में जो आपने देखा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आपने देखी, वो जो रिजॉर्ट देखे, वो एक इल्यूजन है। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की जो रियलिटी है ना, वो ये है। क्या लगता है आपको? या अभी भी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ इस तरह का कमेंट पास करने में? जो भी है, लेकिन एक बड़े काम की चीज मुझे अब पता लगी है और वो ये है। Looks like every house has got a pond for themselves. Maybe they are growing fish and like farming has like a kitchen garden, like kitchen pond, because their fish is an essential part of Bengali cuisine. बात सच है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये वेरीफाइड तो नहीं है कि यहाँ के लोग अपने अपने घर में खुद का एक किचन पॉन्ड बनाते हैं ताकि उसमें फिश फार्मिंग कर सकें और उसे खा सकें। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम नॉर्थ में अपने अपने घर पे किचन गार्डन बना लेते हैं। खुद की सब्जियां खुद उगाओ, खुद की फिश खुद पैदा करो। पर शायद आपको पता हो, आप इस बात को वेरीफाई कर सको। अजीब सी बात है, हर एक मस्जिद के बाहर दीवार के ऊपर उन्होंने सिल्वर और गोल्डन कलर के इस तरह के स्ट्रक्चर बना करके रखे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में अलग अलग तरह की बिल्डिंग देखने को मिलते हैं। कोई भी
क्योंकि दो घर दो बिल्डिंग एक जैसी होती ही नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इन बिल्डिंग के चारों तरफ आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिलती है। 6:30 बज गए थे, लेकिन मैं हाईवे से अभी भी काफी दूर था। पर एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आता है। उनके पास जाके मैं परमिशन के लिए पूछता हूँ और वो एकदम से हाँ कर देते हैं और साथ में बता भी देते हैं कि ये पेट्रोल पंप रात को बंद हो जाता है, यहाँ कोई भी नहीं होता। अब क्योंकि मैं इस हालत में नहीं था कि और राइड करके किसी दूसरे पेट्रोल पंप पे जा सकूं, तो मैं उन्हें हाँ कर देता हूँ। खाना खाने के लिए मैं पास ही एक ढाबा है, वहाँ जाता हूँ। बोलते हैं हिंदी? हाँ बोलिए। क्या है खाने में? अंडा का और ब्रेड देके वेज में चाहिए, अंडा नहीं चाहिए। अंडा नहीं। आपको तो मैगी खाने होगा? मैगी नहीं। अच्छा, और क्या है? आप ये भात है कि अब चावल है? भात, हाँ चावल है। चावल, हाँ हाँ तो चावल। सब्जी है, दाल वगैरह। हाँ, कितने का है? सब्जी खाएगा आपको 70 रुपया लगेगा। हाँ। खाना खाएगा क्या? खाना ठीक है, अब बैठिए। हाँ जी। जो भी हुआ ना इस लड़के की वजह से हुआ। जगह ठीक नहीं है, तो पानी आ जाएगा। अभी बारिश का मौसम है तो इधर अंकल अंदर सोएगा, दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू भाई। चावल पावल दो आराम से। अब तो मैं आपका मेहमान हो गया, मैं इधर मेहमान बन गया। बढ़िया है ना, खाना अच्छा है। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? आलोक। तो ये भाई साहब पेट्रोल पंप पे थे। मैं जब उनसे परमिशन के लिए बात कर रहा था तो ये भी खड़े होकर सुन रहे थे। जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आते हैं और जो इस ढाबे के ओनर है उनसे बात करके मेरे यहाँ रहने का अरेंजमेंट करवा देते हैं। तो अब मैं पेट्रोल पंप पे ना सो करके यहाँ इस ढाबे पे रात को सोने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आया पर मैंने बोला ठीक है। वो बोलता है आप खाना खाओ। हाँ, कुछ चाहिए होगा तो आपको देगा। अरे वाह, जरूर जरूर। धन्यवाद। Because of what is happening, I will be sleeping here in the night. So that's is a better place compared to the petrol pump. The first ever meal here in West Bengal, and I'm liking it. It's very homely and very tasty at the same time. I took my bicycle from there. गांव का नाम है उत्तर सितोला, होटल का नाम है गुरु होटल। शाम के 8 बज गए थे। कल वेडनेसडे है और किसी भी कंडीशन में मुझे कल के लिए आज रात को वीडियो एडिट करनी ही पड़ेगी ताकि कल रिलीज की जा सके। मैं ढाबा ओनर से परमिशन लेता हूँ, वीडियो बनाना शुरू करता हूँ और तभी लाइट चली जाती है। लाइट भी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी ढाबे की, बाकी सब जगह पे लाइट है। Seems like this big video will not come here. As soon as I connected the laptop and this, the light is gone. And only this light is gone. काफी देर स्ट्रगल करने के बाद इनको पता चलता है कि क्यों लाइट गई थी। बोर्डे कोनो प्रॉब्लम होटे गाटम जानू, बोर्डे कोनो प्रॉब्लम होटे। अरे कोई बोके ना प्रॉब्लम ना होना, अब तो बीस्टी लावे जल्दी प्रॉब्लम होता है। आज ही सल्फर आना था मेरे आने पे। नहीं वो टेप बारिश हुआ ना आज और टेप नहीं किया था उस। अब मैं चेयर पे बैठता हूँ और अपना वीडियो एडिट करना शुरू कर देता हूँ। ये वो टाइम होता है जब सिविल ड्रेस में एक पुलिस इंस्पेक्टर ढाबा ओनर के पास आता है और उनको कहता है कि मुझे रात को बाहर सोने दें, लेकिन मेरा जो सामान है, लैपटॉप है, उसको अपने ढाबे के अंदर रख के लॉक कर दें, क्योंकि बाहर सामान छोड़ना रात को सेफ नहीं होगा। चाचा इसको दामी खावाना है, यहाँ पर रख दो, आपका बैग कोई नहीं लेगा। हाँ। तो आप मोबाइल आपके पास रखिए। हाँ। ये रहेगा सुबह आप। हाँ दादा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने बंद कर दिया, आप बंद करके जब करोगे कर देना। इतना एडवेंचर आज दिन भर में हो चुका है, लेकिन आखिरी डोज लगता है अभी भी बाकी थी। There was a small snake, छुटका सा, it came here. Luckily we saw it. Otherwise it would have been hiding somewhere. तो जैसे मैं अपनी साइकिल से सामान उतारता हूँ तभी एक अचानक से सांप निकल के सामने आता है और मेरे सामान में घुसने की कोशिश करता है। लकीली अंकल ने सांप को देख लिया था, अंदर से झाड़ू उठा के लाए और उसको झाड़ू से दूसरी तरफ धकेल दिया, वरना मेरे सामान में घुस जाता तो रात को पक्का काट लेना था मुझे। So this was the place where I had my tent and all. Snake came up to this place and then we pushed him away from here. Somewhere this side he has gone. This is the tent I have put in. हाँ ये बंद कर देगा। हाँ, ये बंद कर देगा पूरा। एकदम घर बना लिया। हाँ हाँ, देखो पूरा घर बन गया। अरे बिछाने का है, उड़ने का है, सब है। हाँ।
टाइम हो गया था ढाबा बंद करने का। मैंने अपना टेंट लगा लिया। अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज है ढाबा ओनर ने वो सब की सब कंप्लीट कर ली और इस तरह से आके मेरा आज का दिन कंप्लीट हुआ। आज का मेरा जो टोटल खर्चा है वो है 200 रुपए का। 30 रुपए का सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट के पैकेट ले लिए थे, पंचर लगवाने पे 50 रुपए खर्च हुए, डिनर किया 70 रुपए का, एक कप चाय पी 10 रुपए की। आज मैंने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है जिसमें 553 मीटर का एलिवेशन गेन था और एवरेज रही 10.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको मेरी इस तरह की साइकिलिंग की जर्नी की कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल साइकिलिंग बीस को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। कल किस तरह से मेरी जर्नी रही थी, किस तरह से मैंने रहने की जगह ढूंढी थी और कौन कौन सी डिफिकल्टी मैंने फेस की थी, इसका एक बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जाकर के जरूर देखिए। और जिन जिन लोगों ने मुझे मेरी जर्नी पे सपोर्ट किया है जैसे कि ढाबे के ऑनर और बाकी लोग, उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही है। अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे जल्दी ही हम अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।